तो इस निबंध की भूमिका जो है, इस निबंध की भूमिका में लेखक बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं कि ईश्वर ने, प्रकृति ने मनुष्य को एक शक्ति वरदान की भांति दी, एक शक्ति वरदान की भांति दी है, जिनमें क्या होती है, वाक शक्ति होती है। अब ये वरदान यानी ये शक्ति क्या है, तो ईश्वर ने, प्रकृति ने, मनुष्य ने एक शक्ति मनुष्य में, यानी वो शक्ति क्या है, तो क्या पहला शक्ति है कि देखने की शक्ति, जो वरदान की भांति दिया। क्या हमें आंख दिया तो उसके लिए कोई पैसा दिया क्या? नहीं ना, यानी देखने की शक्ति है। दूसरा क्या है, सूंघने की शक्ति, यानी गंध सूंघने की शक्ति। तीसरा है सुनने की शक्ति। इसके लिए हमें भगवान जो है ना, इसके लिए प्रकृति हमसे कुछ लिया नहीं, लेकिन ये वरदान की भांति मनुष्य को दिया है। आज जो हम और इस सभी में से सबसे प्रमुख क्या, तो वाक शक्ति है। इन सभी में क्या है, प्रमुख वाक शक्ति है, वाक शक्ति। अभी वाक शक्ति आज मनुष्य में यह वाक शक्ति है, तो यही दर्शाता है कि जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है। जो काम मनुष्य करता है, जितना कार्य उतना कार्य तो जानवर भी करता है। क्या हम लोग भोजन करते हैं, क्या जानवर करते हैं? करते हैं। हम लोग सूंघते हैं, वो भी सूंघते हैं, वो लोग सुनते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं, लेकिन जानवर बोलते नहीं। आज हम बोलने के कला, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाक शक्ति जो है, ये वाक शक्ति के कारण तो आज हम एक दूसरे से जुड़े हैं, रिलेशन बनाए। शायद मनुष्य अगर नहीं बोलता तो तुम ही आप ही लोग समझो कभी रिलेशन बनता। आज हम बोलते हैं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हमारे आचार्य यहाँ आए, आचार्य आए, अब हम तुम लोग बैठे हो, हम अगर बोल भी नहीं करेंगे कि ये कौन है तो तुम लोग जानेगा। हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं, तो आज बोलने के कारण एक दूसरे से रिलेशन संबंध बना। ये कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि अगर शायद बोलने की शक्ति नहीं होता तो आज जानवर और मनुष्य में कोई फर्क ही नहीं रहता। आज जानवर, क्या जानवर को पता होता कि उसकी मौसी कौन है, उसकी माँ कौन है? नहीं होता, लेकिन मनुष्य को पता होता। क्यों ये पता होता है? कब? जब मनुष्य बोलता। आज मनुष्य को दुख तकलीफ होता, अगर वो बोलवे नहीं करता तो एक निर्जीव वस्तु के समान रहता, गूंगा बहरा के समान रहता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कार्य जानवर करते हैं, जितना कार्य जानवर में उतना कार्य मनुष्य में भी होता। बस फर्क है कि उसमें बोलने की शक्ति नहीं, बस ईश्वर ने, प्रकृति ने मनुष्य में एक बोलने की शक्ति है, जिनमें क्या होती है, वाक शक्ति। यही लेखक, ये अपनी भूमिका, यही भूमिका। अगर क्वेश्चन कह दे कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध जो है बातचीत, उसकी भूमिका क्या है, तो ईश्वर ने, मनुष्य ने, या प्रकृति, यानी ईश्वर या प्रकृति ने मनुष्य में एक शक्ति वरदान की भांति दी है, जिनमें क्या होती है, वाक शक्ति है। इनमें क्या होती है, वाक शक्ति। वाक शक्ति का मतलब क्या? वाक शक्ति, वाक शक्ति, वाक शक्ति, वाक का मतलब होता है क्या, बोलना। वाक का मतलब बोलना, ये शक्ति। यानी ईश्वर ने जो है मनुष्य में एक बोलने की शक्ति दी है। ये बोलने की शक्ति जो है, जिन्होंने, लेखक ने बोलने की शक्ति को दो भाग में विभाजित किया, दो भाग में विभाजित किया। पहला है कि भाषण, और दूसरा क्या है, बातचीत। अब ये भाषण, लेखक बता रहे हैं कि भाषण में जो है सिर्फ वक्ता है, इसमें सिर्फ किसका हस्तक्षेप होता है, वक्ता का। और इसमें वक्ता और श्रोता दोनों का, वक्ता श्रोता दोनों का आता है। इसमें अगर कोई बड़ा, मान लो कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई मैदान में आ रहे हैं, ये भाषण की बात कर रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि भाषण और बातचीत में क्या फर्क है। शायद 2 नंबर का नोट भी पूछ सकता है कि भाषण और बातचीत में क्या फर्क है। तो भाषण और बातचीत में क्या फर्क है, पहले हम भाषण को डीप कर रहे हैं कि भाषण में सिर्फ वक्ता बोलता है और श्रोतागण सिर्फ सुनता है। भाषण में वक्ता सिर्फ क्या होता है, बोलता है, और श्रोता सुनता है, और श्रोता सुनने वाला ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या श्रोता जाकर वहां मंच पर जाकर पुनः बोलता है? नहीं ना। इसलिए भाषण में सिर्फ वक्ता का हाथ होता है, लेकिन श्रोता का कोई हाथ नहीं होता। लेकिन बातचीत में अगर दो व्यक्ति के बीच बातचीत हो रहा है, तो अगर तुम दो दोस्त हो, एक दोस्त तुमको बता रहा है और दूसरा दोस्त सुन रहा है, अब कुछ समय के बाद हुआ कि ऐसा क्यों होगा, अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए बीच में, वो जो सुन रहा था, यानी तुम वक्ता हो बोल रहा था,
और श्रोता सुन रहा था, अब कुछ समय के बाद वही कहेगा क्या कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, तो क्वेश्चन मार्क किया तो समझ लो कि वो क्या हुआ, वक्ता हो गया और हम अपना इसका सुनने लगे। अब जैसे एग्जाम्पल है, अब यहाँ कह दिया, ए राजू यहाँ से निकल निकल। अब तो राजू हम तो बोल रहे थे, अभी हम वक्ता हुए और वो श्रोता है, लेकिन राजू कहेगा अब क्यों निकले, तो वो बोला ना, वो बोला और हम क्या करें, सुने, तो वो हो गया श्रोता और हम हो गया श्रोता, वो हो गया वक्ता। इसीलिए हम कहते हैं बातचीत में किसका होता है, वक्ता और श्रोता दोनों होता है, जबकि भाषण में सिर्फ वक्ता होता है। लेकिन इसी आधार पर कह रहे हैं कि बातचीत जो है ना, यानी बातचीत की शुरुआत यानी दो व्यक्ति से होती है। लेकिन बता रहे हैं कि बातचीत की जो शुरुआत होती है दो व्यक्ति से शुरुआत होती है, लेकिन वो अंत कहाँ होगा ये नहीं कर सकते। 2 से 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। एक सभा का निर्माण करने, इसका निर्माण करते हैं सभा का। अगर 2 व्यक्ति से स्टार्ट हो, 4 व्यक्ति गया, 6 व्यक्ति गया, लेकिन एक सभा का निर्माण करना ये बातचीत में। और न्यूनतम क्वेश्चन पूछता है कि बातचीत में न्यूनतम व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो सिंपल है 2 व्यक्ति। अब इसमें से समझना है, यानी बातचीत के निबंध में जो बालकृष्ण भट्ट ने एक निबंधकार यानी एक वैज्ञानिक एडिसन, एक वैज्ञानिक कौन है, एडिसन, एडिसन का नाम सुना होगा शायद। एडिसन का कुछ प्रयोग इन्होंने बताया कि बालकृष्ण भट्ट अपने निबंध में लिखा बातचीत में कि एडिसन एक ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन का कथन क्या है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। या किसका कथन है, एडिसन का कथन है। एडिसन यानी बालकृष्ण भट्ट का नहीं, बालकृष्ण भट्ट ने अपने बातचीत में के निबंध में एडिसन के कथन को ही प्रस्तुत किया। तो ये कथन बिल्कुल रूप से एडिसन ने कहा था। एडिसन का कथन यही कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में है। तो किसका कथन है, तो एडिसन का कथन है। और ये एडिसन ने अपने प्रूव किया कि असल बातचीत यानी रियल टॉक सिर्फ 2 व्यक्तियों में कैसे हो सकती है। उन्होंने बताया, यानी एडिसन ने प्रूव किया कि जब 2 व्यक्ति होते हैं तो गुप्त से गुप्त अपने मन के हृदय यानी दिल की बात सिर्फ क्या वो 2 व्यक्ति के बीच ही रखते हैं। उन्होंने प्रूव किया कि गुप्त से गुप्त एकदम बात जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही रखते हैं। ऐसा होता है, हम लोग अपना दैनिक जीवन में भी प्रयोग किए हैं। तो एडिसन बस इतने को बोला। तो एडिसन 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन कि एडिसन के कथन को लिखे, तो तुम लोग तो अब लिख देगा एडिसन ने क्या कहा था। एडिसन यही कहा कि बोलने से, यानी एडिसन का यही कथन है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में है। किसका कथन है, एडिसन का। अब फिर बोलता है लेखक बालकृष्ण भट्ट बताते हैं, यानी बातचीत की शुरुआत जो है 2 व्यक्ति से। अब बोलता है अगर व्यक्ति 3 हो जाता है, अगर व्यक्ति 3 हो जाए बातचीत में तब क्या, अगर व्यक्ति 3 हो जाए तो लेखक कह रहे हैं कि अगर 3 व्यक्ति के बीच में बातचीत होता तो एक चलो जी है त्रिकोण बन जाता। क्या बन जाता है, त्रिकोण। यानी त्रिकोण एक विषय वस्तु पर तो 3 व्यक्ति गप करते हैं, कोई टॉपिक लिया उस टॉपिक पर तो तीनों व्यक्ति गप कर रहे हैं, लेकिन वह त्रिकोण बन जाते हैं। क्या बनते हैं, त्रिकोण। अब त्रिकोण कैसे बनता है, तो उसमें ये बताया अगर कोई व्यक्ति ये है, ये बी व्यक्ति, ए व्यक्ति यहाँ है और ये बी को बताया और बी सी को बताया और सी पुनः ए को कहा, एक प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 कानों में पड़ी हुई बात खुल जाती है। वही लेखक बता रहे हैं कि जब 3 व्यक्ति के बीच बातचीत होता है तो उसे त्रिकोण कहा जाता है। लेखक यही सब बता रहे हैं इसमें। और फिर पुनः बोला कि अगर बातचीत 4 व्यक्ति के बीच हो जाए, बातचीत अगर 4 व्यक्ति, यानी ये बातचीत जो है अगर 4 व्यक्ति का हो जाता तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 4 व्यक्ति के बातचीत को क्या कहते हैं, तो 4 व्यक्ति के बातचीत को फॉर्मेलिटी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे फॉर्मेलिटी कहते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, औपचारिकता। हिंदी में औपचारिकता। एक तरफ से समझना है कि 4 व्यक्ति होता है तो आखिर फॉर्मेलिटी होता है क्या, फॉर्मेलिटी होता है क्या, तो समझना है कि अगर हम 2 व्यक्ति हैं तो अपना गुप्त से गुप्त, पहले तो यही बता रहा है लेखक कि अगर 2 व्यक्ति होते हैं तो क्या करते हैं। अगर 2 व्यक्ति हैं तो सिर्फ है कि एकदम गुप्त से गुप्त बात प्रकट करते हैं। अगर 3 व्यक्ति के बीच बातचीत हो रहा तो एक विषय वस्तु पर होता है, एक विषय वस्तु पर गप करता है, परंतु त्रिकोण बन जाता है। ये त्रिकोण अंगूठी में नग्न के समान होता है। ये अंगूठी में किसके समान होती है, नग्न के समान, क्योंकि अंगूठी जो पहनते हैं उसके समान बता रहे हैं, ये लेखक बता रहे हैं। और चौथा लेखक बता रहे हैं कि अगर बातचीत जो है 4 व्यक्ति के बीच हो जाता है, अगर बातचीत 4 व्यक्ति के बीच में होता है तो समझना कि अगर व्यक्ति, उसे लेखक बता रहे हैं क्या, फॉर्मेलिटी होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है 4 व्यक्ति के बीच के बातचीत को लेखक ने क्या बताया, क्या बताएंगे, फॉर्मेलिटी। अगर हो सकता है फॉर्मेलिटी ऑप्शन में नहीं आ रहा, क्या मारेंगे, यानी औपचारिकता।
अगला बता रहे हैं कि लेखक पुनः बता रहे हैं कि 4 से अधिक हो जाए, यानी 6, 8, 10, 12 अगर हो जाए, एक सभा का निर्माण करता है, तो वह सभा में अगर बोल दे कि 4 से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत होता है, लेखक उसे क्या कहा? तो लेखक को यही बताया कि जब 4 से अधिक व्यक्ति के बीच बातचीत होता है, उसे राम रमोबल कहा। उसे क्या कहा? राम रमोबल। और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है कि राम रमोबल क्या है? राम रमोबल क्या है? दो नंबर में पूछता है कि राम रमोबल क्या है। सिंपल सी बात है, तुम नहीं बता सकता है। ये बालकृष्ण भट्ट ने बताया कि 4 से अधिक लोगों के बीच को बातचीत को क्या कहते हैं? राम रमोबल कहते हैं। 4 से अधिक के बीच बातचीत, यानी 4 लोगों से अधिक के बीच के बातचीत को क्या कहते हैं? राम रमोबल कहते हैं। अब राम रमोबल को तुमको प्रूव करना है। आखिर लेखक ने ऐसा क्यों बताया कि राम रमोबल होगा? राम रमोबल का मतलब होता है क्या? अगर हम 4 व्यक्ति हैं, कोई विषय वस्तु नहीं लेते, कोई विषय वस्तु नहीं लेते, वो विषय कोई वस्तु पर नहीं गप करते हैं। अब 3 व्यक्ति हैं तो एक विषय वस्तु पर गप किया। बालकृष्ण भट्ट यही बता रहे हैं, अगर 3 व्यक्ति था, एक विषय वस्तु लिया था, लेकिन जैसे 4 से अधिक हो जा रहा है, तो 4 से अधिक, पहला नंबर 4 से अधिक यानी 4, पहले तो समझो कि 4 व्यक्ति के बीच रहता है, 4 व्यक्ति के बीच रहता है, तो क्या बताया? फॉर्मेलिटी होता है। अब ये फॉर्मेलिटी कैसे होता है? मान लो तीन को दोस्त, 3 को गप कर रहे हो। आप 3 को गप कर रहे हो तो तुम तो एक विषय वस्तु पर 2 को कर रहा है कि नहीं ऐसे बोर्ड में देंगे, ऐसे देंगे, और तीसरा का हाँ न मिला रहा, तो 3 को तो एक विषय पर चल रहा है। लेकिन जैसे चौथा घुसता है, यानी उसमें प्रवेश करता है 4 व्यक्ति, तो 4 व्यक्ति जैसे प्रवेश करता है तो उसमें बोलता है क्या? 2 व्यक्ति तो कर रहा था, 3 व्यक्ति एक विषय वस्तु पर, तो अब तो डरता इससे हटकर दिमाग लगी तरह ऐसे एगो फूट डालना होता। एक विषय पर कर रहा है, उसमें जाकर चौथा व्यक्ति क्या करता? फूट डालता। इसी को फॉर्मेलिटी कहा जाता है या औपचारिकता। और नेक्स्ट कंडीशन बताया कि 4 से अधिक लोगों की बातचीत को क्या कहा लेखक ने? राम रमोबल। तो 2 नंबर में पूछता है कि राम रमोबल क्या? राम रमोबल क्या? तो राम रमोबल क्या? तो लेखक बालकृष्ण भट्ट ने बताया कि 4 से अधिक के बीच के बातचीत को राम रमोबल कहा जाता है। चाहे 6, 8, 10 भी हो सकता है व्यक्ति, उसको राम रमोबल बताया। अब राम रमोबल क्यों बताया, तो इसका अर्थ बताएगा ना। ये बताना है कि जब 4 से अधिक यानी 6, 8, 10 व्यक्ति होते हैं, तो वह किसी विषय वस्तु पर गप नहीं करते हैं। वह सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए, जैसे 4 से अधिक 6 को 7 को दोस्त हो जाता है, हम कौन बात ऐसा बोलियो कि यार हंस कौन सी हम कटिंग करियो कि ऐसा हो जाओ। तो 4 से जब अधिक व्यक्ति होते हैं तो वो प्रायः राम रमोबल कहा जाता है। ये लेखक बता रहे हैं, और इसका अर्थ होता है कि जब 4 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो वो किसी विषय वस्तु पर बात नहीं करते हैं। वो अपने आनंद, मस्ती, कौन ऐसा शब्द बोले कि मस्ती हो जाए हमें अपने गुरु पर में, ऐसे बता रहे। तो इस क्रिया को ही बताया कि राम रमोबल। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बता देगा, कहेगा राम रमोबल क्या? तुम बताएगा राम रमोबल। 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत को राम रमोबल कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि जब 4 से अधिक व्यक्ति होते हैं, 4 से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो वह किसी विषय वस्तु पर गप नहीं करते। वो अपने आनंद, मजा, मनोरंजन के लिए जो मन से शब्द बोलते रहते हैं, उसे राम रमोबल कहा जाता है। कोई दिक्कत? अगला है टी बेन जॉनसन। एक बेन जॉनसन का नाम होगा बातचीत के संबंध में। बेन जॉनसन, उन्होंने बताया कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ये बताया कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। किसने कहा था? बेन जॉनसन। वो सब बेन और वो से बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। यानी साक्षात्कार का मतलब क्या होता? गुण और दोष प्रकट होता है। अब मान लो हमें कष्ट है, हमें खूब पीड़ा हो रहा है, हम अगर बोलबे नहीं करेंगे तो कौन हमको दवा लग देगा? जब हम बोलते हैं, जब हमें कष्ट होता है, तब क्या होता है? हमारा गुण दोष प्रकट होता है। कि किसी जब तक कोई व्यक्ति बोलबे नहीं करेगा तो उससे हम कैसे पता लगा सकते हैं वो अच्छा है खराब है? यानी व्यक्ति का पहचान जो है, व्यक्ति का पहचान उसके बोलने से हम पता कर सकते हैं कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति खराब है, उसकी बोली से तय किया जाता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बेन जॉनसन के कथन को लिखे। बेन जॉनसन के कथन के लिखे, तो उसमें तो आंसर है वो से बेन जॉनसन। यानी बोलने से साक्षात्कार होता है, यानी मनुष्य जब बोलता है, यानी बोलता है, उसका गुण दोष प्रकट होता है। यह बेन जॉनसन ने बताया। बस यही कथन लिख देना, हो गया आंसर। क्वेश्चन पूछता है बेन जॉनसन के कथन को लिखे, तो बेन जॉनसन ने बताया था कि
जब मनुष्य बोलता है तो उसका साक्षात्कार होता है, यानी ब्रैकेट में लिखेगा साक्षात्कार के गुण दोष प्रकट होता है। यह किसका कथन है? तो बेन जॉनसन का कथन। किसका कथन है? बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन, बेन जॉनसन का। अगला स्टेप बोलता है क्या? लेखक बता रहे हैं, यानी लेखक बालकृष्ण भट्ट जो है ये कह रहे हैं कि बातचीत जो है आज दुनिया में, बातचीत का उत्तम तरीका क्या? बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बातचीत का उत्तम तरीका यही है अंतरालाप या संलाप। अंतरालाप या संलाप। बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अंतरालाप या संलाप। लेखक बता रहे हैं कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अंतरालाप या संलाप है। ये इसका अर्थ हो रहा है कि स मतलब क्या होता है? सब मतलब होता स्वयं, और अंतरा मतलब होता अंदर से। यानी जिस दिन मनुष्य अपने आंतरिक यानी मन, हृदय से गप करना सीख जाए, अपने मन से गप करना सीख जाए, उस दिन व्यक्ति को गौतम बुद्ध यानी दुनिया का एक श्रेष्ठ व्यक्ति भी कहा जाए। जिस दिन व्यक्ति अपना मन से, अपने हृदय से गप करना सीख जाए, उस दिन व्यक्ति दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भी कहा जाएगा, तथा उसे गौतम बुद्ध के श्रेणी में भी रखा जाता है। और गौतम बुद्ध ने भी कोई बड़ा कार्य नहीं किया था। उन्होंने भी यही कहा था, उन्होंने भी यही किया कि उन्होंने अपने बड़े बड़े गुरु जी से बहुत क्वेश्चन किया, लेकिन उसको कोई सटीक आंसर नहीं दे रहा था, जिसके कारण गौतम बुद्ध वैराग लेकर उन्होंने अपने मन के प्रश्न को उत्तर पाने के लिए स्वयं लीन होकर अपने मन के प्रश्न को उत्तर देना सीख लिए थे। और जिस दिन वह सीख लिए ने अपना मन के उत्तर, उसी दिन से वह गौतम बुद्ध हुए। तो गौतम बुद्ध कोई खास काम नहीं किया था, उन्होंने अपने मन से, अपने अंतरालाप, अपने स्वयं से गप करने की उसमें गुण आ गया। जिस दिन मनुष्य में, व्यक्ति में अपने आप से गप करने का शैली आ जाए, उस दिन व्यक्ति को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाएगा और उसे गौतम बुद्ध के श्रेणी में रखा जाएगा। अब बोल रहा है अगला, लेखक बता रहे हैं तो आखिर तो बातचीत क्या है? फिर कहता है तो बातचीत तब क्या है? अब बातचीत में वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो बातचीत बता रहे हैं एक उदाहरण देकर कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? ये लेखक बता रहे हैं। वो लेखक बता रहे हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, बोल रहे हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं? तुम बताएगा कि लेखक बता रहे हैं यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर, कला, शैली, यानी यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर, कला, शैली को क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। आप कैसे, क्यों कहा जाता है, इसका अर्थ लिखेगा तभी ना। ये तो मूल आंसर तो हो गया कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने के हुनर या कला को या शैली को क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अब तुम इसको प्रूफ कर बताएगा कि वहां के जो लोग हैं, यानी यूरोप के जो लोग हैं, वो किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति के सामने जिस प्रकार शुरुआत करते हैं और जिस प्रकार समझाते हुए उस अपने प्रश्न के माध्यम से कोई प्रश्न अगर छेड़ता है, यानी जिस शब्द को यानी शुरुआत करता है, बोलने की शुरुआत करता है, तो उसे इस ढंग से रखते हुए लाता है कि समझने वाले बिल्कुल समझता और वहीं पर खत्म कर वहां से फिर पुनः चले जाते हैं। जिसके कारण यही कथन को उन्हें लेखक बता रहे हैं, क्या यूरोप में बातचीत करने का हुनर है, शैली है। और हम लोग में क्या है, हम अगर 2 दोस्त के बीच गप कर रहे हैं, तो होता क्या कि मेरा फोन आया, हाँ इमरजेंसी आना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, बात को पूरा नहीं किए वहां से चल गए। आजकल इंडिया वही बता रहे हैं यूरोप की अन्य किसी देश में ऐसा नहीं होता है, और बातचीत करने का हुनर एक ही महादेश है, कौन है? यूरोप में। दूसरा, अगर कोई सभा में भी कोई बड़ा आदमी बैठा, अगर उसको जो फोन आ जाए बड़ा आदमी को, तुरंत अपना बातचीत यानी मीटिंग छोड़कर जाना पड़ता है। तो लेकिन यही बता रहे हैं, तो यही कारण तो आज हम सब में क्या बातचीत करने का हुनर नहीं पाते। लेकिन यूरोप के लोग में अगर मीटिंग में बैठा, वो पूरा मीटिंग खत्म होगा, चाहे कहे उससे बड़ा भी कहे ना, उससे बड़ा भी कहे ना कोई पद वाला फोन कर दे, जब तक अपना बात को पूर्णरूपेण प्रकट प्रसन्न द्वारा नहीं, अपने शब्दों को रख देंगे पूर्णरूपेण, तब तक वहां से जाते नहीं है। यही क्रिया को क्या बता रहे हैं बालकृष्ण भट्ट कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर या शैली है। तो क्वेश्चन है इस प्रकार कि पहला क्वेश्चन चैप्टर में है, पहला क्वेश्चन है, अगर मनुष्य में, अपने अध्याय में देखना पहला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल फिनिश हो गया।
फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन पहला क्या है, अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। क्वेश्चन है, अपने अध्याय का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। यही क्वेश्चन मन है। ये क्वेश्चन मन आप समझ रहे हैं। अगर मनुष्य में वाक शक्ति, बोलने की शक्ति नहीं होता, अगर हम बोलते रहे तो हम सब जानवर के भांति रहते हैं, क्योंकि जानवर भी सांस लेता, हम भी सांस लेते हैं, वो भी भोजन करता, हम भी भोजन करते हैं। बस हम दो में बाकी ने क्या बताया फर्क है, हम बोलते हैं बस वो बोलते नहीं। हम लिख सकते हैं कि अगर मनुष्य में बातचीत नहीं होता तो वह गूंगे बहरे तथा वह पशु के समान होता, और मनुष्य का कोई रिश्ता नहीं होता, जिसके कारण मनुष्य को अगर सुख यानी दुख, कष्ट, पीड़ा हुए तो फिर भी किसी दूसरे को नहीं कह सकता, जिसके कारण निर्जीव वस्तु के समान किसी घर के कोने में एक बैठा हुआ या रखा हुआ एक वस्तु के समान रहता। ये नहीं होता। अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होता, जब हम बोलबे नहीं करते, हमें खूब कष्ट हो रहा, हम बोलबे नहीं करेंगे। अब बोलबे नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक निर्जीव वस्तु के समान रह जाते हैं, कष्ट हो रहा है, पीड़ा है, एक निर्जीव घर के समान में पड़े रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर मनुष्य, क्वेश्चन है कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होता तो क्या। आंसर सिंपल है, अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होता तो वह पशु के समान होता तथा गूंगे बहरे, ये भी हो सकता है, और उसे कष्ट और दुख और कितनों भी हो जाए, खुशी हो जाए, वह प्रकट नहीं कर पाता, जिसके कारण वह एक घर के किसी कोने में पड़ी हुई वस्तु के समान पड़ा रहता। यही होता। अगला क्वेश्चन है, एडिसन और बेन जॉनसन के कथन को लिखें। एडिसन क्या बोला, एडिसन यही बोला कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही होती है। यही कथन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में है, यह एडिसन ने कहा था। उन्होंने प्रूव किया कि गुप्त से गुप्त, सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने हृदय और मन की बात को सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही रखते। यही एडिसन का कथन था। अब और बेन जॉनसन ने बोला है, तो बेन जॉनसन क्या बोला, बेन जॉनसन का यही कथन है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था। यानी हम जब पढ़ाएं तो ध्यान कंसंट्रेट यहाँ रखना, जिसके कारण तुम हर एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे देगा। अगला क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है ना, हाँ यहाँ है ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हम समझाए ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यानी लेखक बता रहे हैं ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर, कला, शैली को क्या कहा जाता है, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इतना को लिखेगा तो आंसर तो हो गया मेन रूप से, लेकिन इसके बारे में भी कुछ लिखना हो। फिर लिखेगा कि वहां के लोग जो कोई भी प्रश्न को इस प्रकार छेड़ते हैं या शुरुआत करते हैं, और वह इसी प्रकार समझाते हुए पुनः जिस ढंग से शुरुआत किया उसी ढंग से खत्म कर देते हैं। इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को वहां के लोगों में क्या कहता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा। बस इसका मूल आंसर खत्म। अब अगला दिन कौन सा चलेगा, अगला दिन, हाँ रॉबिन्सन क्रूसो छूट गया। रॉबिन्सन क्रूसो, ये क्वेश्चन संबंधित नहीं था। रॉबिन्सन क्रूसो कौन था, तो रॉबिन्सन क्रूसो एक जंगली, यानी एक जंगल में पढ़ने, यानी पूर्ण रूप मानो तो एक जंगल जीवन में ही वो गुजारा था। 16 वर्ष के उपरांत मुझसे एक बात सुना था, कौन, फ्राइडे ने सुना था। ये रॉबिन्सन क्रूसो कौन था, एक जंगल और जानवरों के बीच पलने वाला एक मानव। रॉबिन्सन क्रूसो कौन था, जंगल और जानवरों के बीच पलने वाला एक आदमी था। आगे तो बता ही दिए हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये किसका कथन है, तो बेन जॉनसन वाला हो गया, आज समाप्त हो गया। ठीक, अब अगला दिन चलेगा क्या, उसने कहा था। अगला कौन कहानी है, साहित्य में अगला कहानी है उसने कहा था। इसमें जो है प्रश्न सब लिखना ऑब्जेक्टिव। इसमें लिखेगा बातचीत शीर्षक क्या है, तो निबंध पाठ की कौन सी विद्या है, तो बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आज साहित्य का पहला चैप्टर बातचीत, जो 12th के क्लास का है, पहला अध्याय बातचीत शीर्षक के निबंध, यानी बातचीत एक निबंध है, इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत क्या है, तो एक निबंध है, इसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। उनकी मृत्यु, यानी बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु जो है, यानी 20 जुलाई 1914 ईस्वी
स्थान यानी बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म स्थान है वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। रचनाएं हिंदी प्रदीप नामक 1877 ईस्वी में यूपी में एक भारत तेंदु हरिश्चंद्र के कहने पर इन्होंने वहां एक रचना की थी जिसका क्या नाम है, उस पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप नामक। अब कि बातचीत यानी बातचीत जो है शीर्षक निबंध, मेन रूप से ही निबंध पर फोकस करना है और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन आंसर से मतलब और कोई अतीत नहीं। इसमें जो है निबंध हम लोग को 12th में 8 नंबर का कोई भी चीज पर 8 नंबर का बोलता है निबंध लिखने के लिए। अब ये 8 नंबर का निबंध बोलता है तो निबंध लिखने से पहले हमको क्या होना, यानी उसके लिए हमें भूमिका चाहिए और भूमिका, और इसमें जो हमारे बातचीत है इसमें भी हमारे बालकृष्ण भट्ट जो है सर्वप्रथम भूमिका दी है। और वह भूमिका क्या है तो लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, यानी बातचीत के शीर्षक के जो निबंध के बालकृष्ण भट्ट है वो अपने बातचीत में जो निबंध ये भूमिका लिखा है वह भूमिका है कि ईश्वर ने मनुष्य में विभिन्न प्रकार के शक्तियां वरदान की भांति दी। क्या ईश्वर ने मनुष्य में बहुत बड़ी शक्तियां वरदान के भांति दी है जिनमें वाक शक्ति एक प्रमुख है। अब समझना कि वरदान क्या है। वरदान का मतलब ही होता है कि जो हम देते हैं किसी को वो कभी